मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन, एंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजेस। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जब वस्तुएं और सेवाएं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जैसे 10 रुपये की वस्तु चीज़ 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, दैट इज़ व्हाट इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन होता है तो मनी का परचेसिंग पावर गिरता है, मतलब जो चीज़ आज आप 10 रुपये में खरीद रहे थे वो अब 12 रुपये में मिलने लगी, बाद में 15 रुपये में मिलने लगी, बाद में 18 रुपये में मिलने लगी। मतलब सेम चीज़ खरीदने के लिए पहले आप 10 रुपये खर्चा करते थे सिर्फ, अब उसको पाने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए आपको 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, मतलब ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ रहा है। इट मीन्स मनी का परचेसिंग पावर गिरना। चलिए इसमें मीनिंग में क्या लिखा है देख लेते हैं ये भी। अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस विद द रिडक्शंस इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देखिए ये क्या बोल रहा है कि प्राइजेस में इंक्रीज होना, किसकी प्राइजेस में, तो वस्तुएं और सेवाओं के, और परचेसिंग पावर का रिडक्शन होना, उसी को महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हिंदी में। Prices of selected goods may increase for reason unrelated to inflation. During inflation, however, general price tend to rise. कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के वक्त जो है प्राइसेस जो है वो हाइक हो जाते हैं। Many countries have suffered from inflation. The most remarkable inflation is modern time was the German hyperinflation of 1932. Okay, so हाइपर इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन के काफ़ी प्रकार हैं, हम इसमें 1, 2, 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इन्फ्लेशन के मामले में। जर्मनी में आया था 1932 में, ये सबसे ज़बरदस्त इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन। कहा जाता है कि तब इन्फ्लेशन जो था वो 1,00,000% के करीब था। मीन्स ऐसा कहा जाता है, जब मैं MBA कर रहा था और मुझे पढ़ाया गया था मुंबई में, तो हमें हमारे प्रोफेसर ने बताए थे कि इस तरीके का इन्फ्लेशन था वहाँ कि लोग बोरियों में पैसे लेकर जाते थे और जेब में चीज़ें लेकर आते थे। आप इमेजिन कर सकते हो, बोरियों में लोग पैसे लेकर जाते थे, बोरी भर भर के, और जेब में चीज़ें लाते थे। और आज हम क्या करते हैं, हम जेब में पैसे लेकर जाते हैं और थैलियों में, बोरियों में चीज़ें भर के लाते हैं, बराबर। तो वहाँ उल्टा था, बोरियों में पैसे लेकर जाया करते थे और जेब में चीज़ें आती थी। अब आपको सुन के एकदम ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ये सही जानना है आपको तो रिसेंटली 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले वेनेजुएला कंट्री, राइट, वेनेजुएला कंट्री, ये साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट पे बैठता है ये कंट्री। यहाँ पर अभी महंगाई इतनी है आप यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पे दूध 80,000 रुपये लीटर मिल रहा है, 80,000 रुपीज़ लीटर। कैन यू इमेजिन, 80,000 रुपीज़ का 1 लीटर दूध मिल रहा है और हम 1 लीटर दूध यहाँ पे 50-55 रुपये में खरीदते हैं, वो भी मलाई वाला। सो दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन। सो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्रीपिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग, हाइपर, दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर, बट अभी आप फिलहाल इसको समझिए, इसको समझ के चलिए, ठीक है। व्हेन पीपल वेंट टू द स्टोर विथ व्हील बोरोज फुल ऑफ मनी एंड बाय अ फ्यू ग्रॉसरीज, देखो, ठीक है। Inflation is a monetary phenomenon associated with excessive money supply. Excess aggregate demand of goods and services in relation to the aggregate supply in the essence of inflation. मतलब क्या बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आता कैसी है, तो इन्फ्लेशन कब आता है, जब वस्तुओं का जो सप्लाई है वो कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन आता है। आगे भी सीखेंगे हम कैसे। Definition according to Colborn, inflation is the stage of too much money chasing too few goods. इनका कहना है कि महंगाई ये वो चीज़ होती है जिसमें आपको थोड़ी सी वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइजेज आर राइजिंग, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। अभी हमने बात की है कि इसमें वस्तुओं के और सेवाओं के दाम बढ़ते जाते हैं, प्राइजेज हाइक होते जाती है, और मनी का जो परचेसिंग पावर है, मनी का जो वैल्यू है वो गिरते जाता है। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ 2 author, the theories of inflation, demand pull inflation. Now what is demand pull inflation? See, demand pull inflation मतलब ऐसी इन्फ्लेशन जो डिमांड के कारण आती है, which is called demand pull inflation। मतलब
डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई आना, दैट इज व्हाट डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Okay, now this demand pull inflation theory is the oldest theory of the price rise. It refers to a situations in which aggregate demand at the existing price level far exceeds aggregate supply of goods and services. Okay, according to Shapiro, according to demand pull inflation, the general price level rises because the demand for goods and services exceed the supply available at existing prices. Okay, क्या बोलते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी जो आपका सप्लाई है, समझ लीजिए सप्लाई 100 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 100 नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, सप्लाई उतना ही है, लेकिन डिमांड 1000 की है, तो क्या करेंगे ऐसे वक्त? प्राइस हाइक होगा. देखिए इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ. आप सभी यंग है, कॉलेज में पढ़ते हो, मूवी थिएटर्स आप जाते होंगे, राइट? सो मूवी की आप जब आप मूवी जाते हो तो थिएटर में देखिए आप कि मॉर्निंग का जो शो रहता है वो एकदम सस्ता रहता है, उसका प्राइस बहुत कम रहता है. ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है. कारण ये है कि बहुत रेयर, बहुत कम लोग सुबह सुबह उठकर थिएटर में जाते होंगे पिक्चर देखने, राइट? तो शायद वहाँ पे 500 सीट है, लेकिन उतनी सीटें बिकती नहीं है मॉर्निंग में, इसलिए सुबह का शो सस्ता रखा जाता है. वही आप थोड़ा आफ्टरनून का जाइए, 12 बजे का शो जाइए, वो थोड़ी महंगी टिकट रहेंगी, क्योंकि 12 बजे सुबह से ज़्यादा लोग 12 बजे जाते हैं. वही आप 3 बजे का शो देखो या आप रात का शो देखो, नाइट शो 9 बजे का, ओके, या मैटिनी शो देखो, जनरली यहाँ पर बहुत गर्दी रहती है. मतलब सीट 500 रहती, देखने वाले 5000 लोग रहते. तो ऐसे वक्त उनको पता है कि इतने रुपए में ये टिकटें यहाँ बिकनी है, इसलिए प्राइसेस ज़्यादा रहते. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस हाइक होते हैं. इकोनॉमी का सबसे बेसिक और पहला नियम है, व्हेन डिमांड राइजेस प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइजेस. सो दैट इज व्हाट डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सो इसमें कॉस्ट जब बढ़ती है तो उसके कारण महंगाई बढ़ती है. अब कॉस्ट कैसी बढ़ती है? कॉस्ट होती क्या है? तो कॉस्ट वो होती है जो वस्तु बनाने को चीज़ें लग रही है, पैसे लग रहे हैं. जैसे अभी कार जो बनाती है कंपनीज, सो कार बनाने वाली कंपनीज कार के प्रोडक्ट को असेंबल करती है. स्टेयरिंग कहीं से आता है, टायर कहीं से आता है, नट बोल्ट कहीं से आते हैं, सीट कवर, टॉप, बेस, हर चीज़ अलग अलग जगहों से आती है, राइट? अभी टायर बनाने वाली कंपनी के पास, अगर उनके पास टायर्स का शॉर्टेज हो गया, ओके, मतलब जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज हो गया, तो वो ऑब्वियसली अपने प्राइसेस हाइक करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाइक करेंगे, मतलब ही टायर के प्राइसेस हाइक हो जाएंगे. अगर टायर के प्राइसेस हाइक हो गए तो टायर कहाँ लग रहा है? तो टायर लग रहा है 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में. तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों की कॉस्टिंग बढ़ जाएंगी. यानी पहले कोई टायर 4000 में लग रहा था कार में, अब वो टायर ही 6000 का आ रहा है, तो टायर की कॉस्टिंग बढ़ गई. मतलब टायर का प्राइस बढ़ गया तो कार बनाने के लिए उसकी उतनी 2000 से कॉस्टिंग बढ़ गई. तो ऐसे वक्त उस कार की प्राइजेस को वो हाइक कर देंगे. मैन्युफैक्चरर जेब से थोड़ी देगा पैसे, वो तो कंज्यूमर से निकालेगा. सो ये हो गया कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ओके, दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. यानी उस वस्तु को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है, अगर उस कॉस्ट की प्राइस हाइक हो गई, सो उसके कारण वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ गए, तो आ गई महंगाई. उसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. थर्ड वन इज वेज पुश इन्फ्लेशन. अब वेज यानी होती क्या है? मजूरी. ठीक है, आपके वेज पुश जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड और कॉस्ट दोनों के बीच में बैठता है. वेज पुश इन्फ्लेशन, आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में 500,000 वर्कर काम करते हैं. वर्कर ने स्ट्राइक मार दी, उन्होंने बोला कि आप हमारा 100 रुपया रोज बढ़ाओ या 50 रुपये से हमारी मजूरी हाइक करो, नहीं तो हम हड़ताल करते हैं. ठीक है, उन्होंने हड़ताल की 50 रुपये बढ़ाने के लिए, और बाद में मालिक मान गए, तुम मान गए कि चलो ठीक है 50 रुपये हर इसका बढ़ा देते हैं. किसका? हर एम्प्लॉय का, मतलब वर्कर का. अब 1000 अगर एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो 50 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये की आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई दिन की.
तो दिन की 50,000 की कॉस्टिंग है ना, महीने की 15 लाख की कॉस्टिंग बढ़ गई आपकी, बराबर। तो वेज का यहाँ कॉस्ट में आ गया हिसाब। तो वेज पुश इन्फ्लेशन है ना, अगर आपके वेजेस बढ़ गए तो उससे भी महंगाई आ जाती है। दैट इज व्हाट वेज पुश इन्फ्लेशन। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ रही है। चलिए आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है? ओके चलिए, सो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड इज एट्रीब्यूटेड टू, बराबर है। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, तो ये दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक चीज़ ज़रूर पढ़ते हैं, और वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसीलिए मैच किया जाता है ताकि डिमांड और सप्लाई प्रॉपर रहे, ताकि इकोनॉमी में कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो ये यहाँ यही बोल रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है मतलब ही डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। डिसइक्विलिब्रियम यानी सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा हो जा रही है, सप्लाई बहुत कम हो जा रहा है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, डिमांड बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रहा है, तो इन्फ्लेशन ठीक है। लेकिन डिमांड घट गई और सप्लाई बढ़ गया तो वो डिफ्लेशन की तरफ जाता है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, इसका उल्टा पोर्शन होता है वो। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री एंड अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। क्या कारण है? पहला कारण डिमांड बढ़ जाना, वस्तुएं और सेवाओं की मांग बढ़ना। दूसरा कारण है सप्लाई घटना। तो मांग किस किस कारण से बढ़ती है वो देखेंगे हम, डिमांड साइड। ओके, मांग किस किस कारण से बढ़ती है, मतलब डिमांड किस किस कारण से बढ़ती है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ गया, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी बात किया है, मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक सॉल्यूशन नाम से, यूट्यूब पे कभी सर्च करिएगा, उस पर मैंने आरबीआई के काफ़ी लेक्चर बनाया है। मॉनेटरी पॉलिसी करके एक पॉलिसी होती है जो कि महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने ही वाले हैं इसमें भी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो मनी का जो सप्लाई है इंडिया में, अगर आप देखते होंगे तो सारे नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि भारत में पैसा छापने का अधिकार आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेक्शन 22 के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में पैसा छापने का अधिकार है। वो पैसों को प्रिंट करके मनी चेसिंग डिपार्टमेंट के पास, मनी चेसिंग डिपार्टमेंट से बैंकों के पास, और बैंकों से पब्लिक के पास थ्रू लोन आते हैं। ओके, तो थ्रू लोन अगर पैसे इकोनॉमी में आ रहे हैं, मतलब मनी का जो सप्लाई है, लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल बी इंक्रीज्ड, और वो अगर बढ़ता है, जैसे आपके पास पैसे आ गए, ओके, तो आप वस्तुओं की डिमांड क्रिएट करते हो। लोगों के पास जब पैसे आते हैं, इंक्रीज होता है मनी का सप्लाई इकोनॉमी में, तो लोग चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं। अभी देखो, लोगों को पैसे कैसे मिलने वाले? लोन के माध्यम से। फिर वो होम लोन होगा, कार लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, राइट। अगर आपको कार लोन दे दिए, भारत में 137 करोड़ लोग हैं, ओके, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 27 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 41 फॉरेन बैंक है, 36 के करीब आरआरबीज है, इनकी लाखों ब्रांचेस, इन लाखों ब्रांचेस में करोड़ों कस्टमर, 137 करोड़ में मात्र 2 करोड़ लोगों को अगर कार लोन पास हो गया तो 2 करोड़ कार की डिमांड क्रिएट हो जाएंगी भारत में। कार लोन पास क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक इजीली लोन दे रही है, क्योंकि आरबीआई ने मनी का सप्लाई बढ़ाने को कहा है। तो आरबीआई से मनी चेसिंग से बैंक के पास, और बैंक आपको लोन के माध्यम से देंगी। तो 2 करोड़ कार की डिमांड बढ़ गई, कार की डिमांड बढ़ गई तो कार के प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ता है तो जो है वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? हम नहीं करते। पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, पढ़ लेते इसको। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर विच इज टर्न लीड्स टू मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. But after full employment situation, there is no increase in production of goods, such as a consequences, prices begin to rise and the results in inflation. In the result, this situation can arise even before the stage of full employment in the production process is slow. See, public expenditure की अगर मैं बात करूँ आपको,
तो जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, यानी सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे मेट्रो बनाना, अभी नागपुर में मेट्रो बन रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बनती हैं, तो मेट्रो बनाने के लिए आपको बहुत सारा लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, बराबर। तो अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो आप देखो हज़ारों पुल बन रहे, हज़ारों पिलर्स बन रहे। अगर आप नागपुर मेट्रो देखोगे तो एयरपोर्ट से लेकर शारदा स्क्वायर तक, कामठी रोड, और हिंगना से लेकर तो वर्धमान नगर तक, ये दूसरा ट्रैक, इसमें उन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनाए। उतने सारे पिलर्स बनाने को सीमेंट लगा, रेती लगी, गिट्टी लगी, लोहा लगा, बराबर, मैन पावर लगा, तो उनकी सडनली डिमांड क्रिएट हो गई, तो उसके कारण सीमेंट के प्राइस हाइक हो गए, लोहे के प्राइस हाइक हो गए। अगर आप देखोगे तो पिछले सालों में ये बहुत सारे प्राइसेस इसमें हाइक हुए। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन आता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, नाउ व्हेन गवर्नमेंट कवर्स इट डेफिसिट by resorting to the policy of deficit financing, it leads to increase in the monetary income of the people. However, production does not increase to that extent when the demand for goods increase and causes the price of rise. अब deficit financing यानी क्या? अभी गवर्नमेंट जब अपना डेफिसिट को कवर करने की कोशिश करती है, ठीक है, थ्रू पॉलिसी, तो भी देश में इन्फ्लेशन आती है। डेफिसिट यानी विच इज लॉस। डेफिसिट मीन्स व्हेन इन एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम, दैट इज व्हाट डेफिसिट। और उसको पूरा करने के लिए पैसे डाले जाते हैं, पैसे का फ्लो डाला जाता है, और पैसे का फ्लो आपने अभी सीखा कि मनी सप्लाई बढ़ा तो प्राइसेस हाइक होती है। देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इंक्रीज इन पॉपुलेशन अब इन्फ्लेशन का कारण कैसे बन सकती है? तो भैया पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी ना। पहले अगर देश में 100 लोग रह रहे तो वस्तुएं 100 लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, बाद में 1000 लोग बढ़ गए तो 1000 लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन, 10,000 लोग बढ़ेंगे तो 10,000 लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन। 10,000 लोगों को, पहले 100 लोगों को कपड़े लग रहे थे, खाना लग रहा था, घर लग रहा था, अब 10,000 लोगों को कपड़े लग रहे हैं, खाना लग रहा है, घर लग रहा है, वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ऑब्वियसली अगर आप पॉपुलेशन बढ़ती है तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। जिस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। वैसे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स अगर हम लोग करते हैं तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से महंगाई कैसे आती है? देखिए ये एक कारण है। कैसे समझ लीजिए, उदाहरण समझते चलिए, आप मेरे एग्जाम्पल समझते चलिए तो आपको सारे पॉइंट्स और आप उसको लिख भी पाओगे एग्जाम्स में। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अभी समझ लो मैं एक प्याज का व्यापारी हूँ, ऑनियन, राइट, ऑनियन का व्यापारी हूँ मैं, और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ऑनियन पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑनियंस जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ, राइट। तो अगर मैंने मेरे एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, पहले अगर मैं 50 टन अगर प्याज बेच रहा था बाहर एक्सपोर्ट, अब मैं 100 टन बाहर बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है वहाँ। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि एक्सपोर्ट मैंने वहाँ बढ़ाया, तो जो मेरी घरेलू डिमांड है, प्याज की डिमांड मेरे देश में भी है, ऑनियन मेरे देश वालों को भी चाहिए, लेकिन मैं देश वालों की फिक्र ना करते हुए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहा, मैं पाकिस्तान भेज रहा हूँ, मैं चाइना भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मैं डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में बेचना पसंद करता हूँ। तो प्याज यानी ऑनियन में बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के कारण यहाँ पे डिमांड शॉर्ट हो गई, यहाँ पे सप्लाई कम हो गया। सॉरी, डिमांड तो है बराबर, लेकिन सप्लाई यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि मैं अभी 50 टन बाहर बेच के बाकी का बचा इंडिया में बेच रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, 100 टन बाहर बेचना चालू कर दिया, इंडिया के लिए कुछ बचाया ही नहीं, तो यहाँ सप्लाई गिर गया, तो यहाँ प्राइस हाइक हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन ब्लैक मनी, तो काला धन, ब्लैक मनी आप सभी को पता है ब्लैक मनी कैसे कमाया जाता है। ब्लैक मनी इज दैट मनी विच इज़ अनअकाउंटेबल, जिसका हिसाब नहीं है गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास कौन से पैसे का हिसाब नहीं रहता? जो लोग अवैध तरीके यानी 2 नंबर का काम करके पैसे कमाते हैं, दैट कम्स अंडर ब्लैक मनी। तो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होता है ना, वो अननेसेसरी चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं।
अभी जैसे ब्लैक मनी वालों के पास आप देखोगे, अगर हम ईमानदारी से कमाने वाले हैं तो हम यूनिकॉर्न जैसी बाइक चलाएंगे, लेकिन ब्लैक मनी वालों के बच्चे महंगी से महंगी बाइक चलाते हैं जिसका एवरेज कम रहता है, राइट। ईमानदारी से कमाने वाले स्विफ्ट खरीदेंगे, ब्लैक मनी वाले मर्सिडीज ऑडी जैसी गाड़ियों में घूमते हैं जिसका एवरेज बहुत कम। अब पेट्रोल, मेरी गाड़ी अगर 60 किलोमीटर का एवरेज देती है 1 लीटर में, तो जो महंगी बाइक है हायाबुसा जैसी बोलिए या और भी कोई बड़ी बाइक, ठीक है, हायाबुसा जैसी बाइक 2 का एवरेज 5 का एवरेज देती है, सपोज 5, मेरी गाड़ी 60, तो मेरी गाड़ी 1 लीटर में 60 किलोमीटर दौड़ेंगी। और हायाबुसा जैसी गाड़ी को 60 किलोमीटर दौड़ने के लिए 5 का अगर एवरेज होगा तो 12 लीटर पेट्रोल लगेगा, यानी एक्स्ट्रा 11 लीटर पेट्रोल की डिमांड क्रिएट कर रहे हो। और पेट्रोल हमारे देश में नहीं आता है, पेट्रोल हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से, जिसमें 16 कंट्री मेंबर है, ईरान 16 ही है शायद, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला जैसी कंट्री वहाँ पर मेंबर है, जो दुनिया का 80% तेल उत्पादन में, वहाँ से हम तेल लेकर आते हैं बैरल में। और अगर हम तेल की डिमांड बढ़ाएंगे तो उसके प्राइस हाइक होंगे, उसके प्राइस हाइक होंगे तो देश में महंगाई आएंगी। सो ब्लैक मनी से लोग जनरली ऐसी चीज़ें खरीदते हैं और जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, पेइंग ऑफ डेट्स। पेइंग ऑफ डेट्स मतलब जो हमारे ऊपर कर्जा था, ठीक है, उसके पैसे हमने दे दिए, तो जो हमारे ऊपर कर्जा था उसके पैसे हम दे रहे, तो मनी का जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है और इससे महंगाई आती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, prices of capital goods rise due to increase in the investment level. This could be due to higher marginal efficiency of capital, but this gradually results in the rise in the prices of other goods too. अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे देश में महंगाई आती है, ओके। इन्वेस्टमेंट काय में, कैपिटल गुड्स में, उसको खरीदने के लिए हम पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं तो हमारे देश में महंगाई आती है। तो ओवरऑल सीधी सीधी बात आप देखोगे तो हर वो चीज़ जिससे डिमांड क्रिएट हो रही है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन ही होता है। नेक्स्ट वन इज सप्लाई साइड, प्रोडक्शन लैग्स, ठीक है। अभी देखो, डिमांड बढ़ रही तो प्राइस हाइक हो रहा है, सप्लाई गिरा तो प्राइस हाइक, प्रोडक्शन लैग्स। अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई भी चीज़, तो वो चीज़ जो आप बना रहे हो वो अगर उसका सप्लाई गिर गया, अब सप्लाई गिरने के बहुत कारण रहते हैं, प्रोडक्शन लैग यानी सप्लाई टूट जाना। अभी अगर आप सब्जी भाजी उगाते होंगे, सडनली बहुत बारिश आ गई, आपका खेत बर्बाद हो गया, तो पहले आप 4 टन निकालने वाले थे आलू, अब आप 1 ही टन निकाल रहे हो, तो इसका मतलब प्रोडक्शन गिर गया, तो सप्लाई गिर गया, सप्लाई गिरा और डिमांड जो की तो है, तो प्राइसेस हाइक होती है। अगर आपके कंपनी, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ पे स्ट्राइक हो गया, आपके एम्प्लॉय ने महीना भर काम ही नहीं किया, तो गिरा प्रोडक्शन, तो इधर प्राइस हाइक। लॉकआउट हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इधर डिमांड के कारण प्राइस हाइक हो गई, ठीक है। डिमांड तो जो का तो रहता है, लेकिन सप्लाई गिरा तो डिमांड बढ़ जाती है इनडायरेक्टली, तो इन्फ्लेशन होता है। देन उसके बाद स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन यानी क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब अभी मैं अगर प्याज का व्यापारी हूँ, राइट, तो मैं क्या करता हूँ कि रुक जाता हूँ, जो भी मैंने प्रोडक्शन है, हमारे पास जो भी प्याज है उसको मैं गोडाउन में रख कर राह देखता हूँ लोगों की मार्केट में प्याज खत्म होने की, और मैं अपने गोडाउन में उस प्रोडक्शन को दबा के रखता हूँ, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी डिमांड बहुत बढ़ नहीं जाती बाजार में जो सप्लाई है प्याज का उसको ख़त्म होने देता हूँ, और नया प्याज मार्केट में छोड़ता नहीं, उसको अपने गोडाउन में बंद करके रखता हूँ, ठीक है। और जैसे ही फिर इधर लोग डिमांड करना चालू कर देंगे, सप्लाई मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैंने सप्लाई अपने गोडाउन में रोक के रखा है, मैं राह देख रहा कि डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाकर फिर मैं बाद में प्याज बेचूंगा। सो दैट इज़ व्हाट स्पेकुलेशन। तो इस तरीके का भी लोग काम करते हैं, जिसको होवार्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग भी कहा जाता है। 3 नंबर नेचुरल कैलेमिटी। अब नेचुरल कैलेमिटी यानी आपके देश में बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया या भूकंप आ गया, तो उसके कारण आपका प्रोडक्शन गिर गया। अभी आप देखोगे तो कोल्हापुर में बाढ़ आई थी पिछले साल, उसके पिछले साल केदारनाथ में आई थी, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारी फसल, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं।
तो उससे सप्लाई गिरता है, सप्लाई गिरा तो प्राइस हाइक होती है। नेक्स्ट वॉर। अब वॉर जब होता है तो सारा पैसा वॉर में ही लगता है। जिस कंट्री में वॉर चलते वहाँ पे प्रोडक्शंस रुक जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए बहुत पैसे भी लगते हैं, पूरा देश डिस्टर्ब हो जाता है वॉर में, तो इससे भी सप्लाई गिरता है और इसके कारण से भी इन्फ्लेशन आती है। गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो है ना, इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इन द गेस्टेशन पीरियड देयर इज नो राइज इन प्रोडक्शन बट प्राइसेस लेवल राइजेस, बट द प्राइस लेवल राइजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम विथ पीपल। अब गेस्टेशन पीरियड क्या है? ये इंटरवल है इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स के बीच में की जगह है ये, जहाँ पर प्रोडक्शन तो गिर जाता है लेकिन प्राइस लेवल जो है वो बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड। सो दैट विल ऑल्सो द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन विच इज लोअर द सप्लाई। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, अब ये क्या होता है? हियर स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फेल्ट when a foreign country import goods from its neighboring country during inflation. This is turn will create scarcity in exporting countries, pushing up the prices. ठीक है। सो इन्फ्लेशन के कारण भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के कारण भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी टेक्निकल चेंजेस। अब टैक्सेशन पॉलिसी टेक्निकल चेंजेस क्या है कि हाई सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स एसेट्रा डिस्करेज प्रोडक्शन। अगर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज की, बहुत सारा सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ली जा रही है, कॉरपोरेशन टैक्स बहुत लिया जा रहा है, तो लोग ना हिचकिचाते प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिस्करेज होता है, तो इसके कारण भी जो है सप्लाई गिरती है और वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम हैं वो बढ़ते हैं। टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस मीन्स आप जिस मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे हो आपकी कंपनी में, ठीक है। टेक्निकल चेंजेस मीन्स जिस मशीनरी से आप अपने कंपनी में प्रोडक्शन कर रहे हो वो मशीनरी में कोई दिक्कत आ गई तो सप्लाई गिर जाता है, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। या फिर आपने मशीनरी चेंज कर दी तो शायद सप्लाई गिर जाएगा, आपको स्टार्टिंग में वो मशीनरी चलानी नहीं आएंगी, तो कोई भी एक कारण हो सकता है। सो ये एक है, ठीक है। वैसे यही एक कारण भी है प्रोडक्शंस को बढ़ाने का, टेक्निकल चेंजेस। सो टेक्निकल चेंजेस में मतलब आपकी मशीनरी आ गई, मशीनरी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही या मशीनरी बिगड़ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, उसके कारण भी प्रोडक्शन गिर जाता है, और प्रोडक्शन गिर गया तो उसके कारण भी जो डिमांड है वो तो बनी रहती है, लेकिन प्रोडक्शंस के कारण भी सप्लाई शॉर्ट हो जाता है और जिसके कारण भी इन्फ्लेशन आने की पूरी संभावनाएं रहती है, मतलब आता ही है इन्फ्लेशन। ओके, तो ये थे आज के पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किए इन्फ्लेशन के बारे में, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश या वेज पुश इन्फ्लेशन, और दीज आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। अगले लेक्चर में हम इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड पूरा आइडिया आ जाए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और महंगाई के कारण क्या क्या है इस पर आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई पॉइंट नहीं समझता है तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं।